क्या पुष्प कमल दहल प्रचंड की वापसी से नेपाल की राजनीति चीनी इशारे के इर्द गिर्द घूमकर भारत के लिए मुसीबत का सबब बनेगी? प्रचंड का चीन के प्रति झुकाव भारत और नेपाल के संबंधों पर क्या असर डालेगा? इस वीडियो में इन्हीं मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्ते, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ शिवेंद्र। बीते 26 दिसंबर को प्रचंड ने नेपाल के पीएम पद की शपथ ली। शपथ लेने के बाद प्रचंड ने एक ट्वीट किया। अपने ट्वीट में प्रचंड ने चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग की 130वीं जयंती पर बधाई संदेश दिया। सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज के निदेशक निश्चल नाथ पांडेय का मानना है कि यह चीन के लिए थोड़ा आसान होगा, क्योंकि दो कम्युनिस्ट पार्टियों ने मिलकर नेपाल में सरकार बना ली है, लेकिन यह सरकार कमजोर दिखाई देती है। ऐसे में प्रचंड को आंतरिक स्थिरता पर ज्यादा जोर देना चाहिए। करीब 1.5 साल पहले जब प्रचंड केपी शर्मा ओली की सरकार के दौरान प्रभावशाली भूमिका में थे, तब नेपाली संसद में देश का नया भौगोलिक नक्शा पारित किया गया था, जिसमें भारत के कई हिस्सों को नेपाल का बताते हुए उन पर दावा ठोका गया था। इस दौरान कई जगहों पर भारतीय सुरक्षा बलों के साथ नेपाली सुरक्षा बलों की झड़प भी हुई थी। प्रचंड की पढ़ाई लिखाई भारत की दिल्ली में हुई है, लेकिन वे खुद को चीनी कम्युनिज्म के ज्यादा करीब मानते हैं। प्रचंड तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। पहले कार्यकाल में प्रचंड का भारत के प्रति रुख सख्त रहा था। हालांकि दूसरे कार्यकाल में भारत से विदेश नीति को लेकर उनका रुख थोड़ा नरम था। इस बार प्रचंड ओली की जोड़ी का रुख क्या होगा, इस पर सबकी नजर है। नेपाल में चीन का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अटका हुआ है। नई सरकार बनने के बाद माना जा रहा है कि इस पर तेजी से काम होगा। अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो सड़क और रेल के रास्ते चीन से नेपाल आना आसान हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट की मंजूरी भी प्रचंड ने ही दी थी। सामरिक विशेषज्ञ हर्ष वी पंत ने कहा है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के पूरा होने पर चीन नेपाल के रास्ते भारत की सीमा पर घेराबंदी कर सकता है। प्रचंड ने 1996 से 2006 तक नेपाल में राजशाही के खिलाफ चले सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व किया था और करीब 13 साल तक अंडरग्राउंड रहे। इस सशस्त्र संघर्ष के दौरान भी प्रचंड को चीन से ही हथियारों से लेकर अन्य तमाम तरह की मदद मिली थी। इसके चलते भी वे चीन के प्रभाव में माने जाते हैं। हालांकि एक तथ्य ये भी है कि नेपाल में जब प्रचंड की कम्युनिस्ट पार्टी सशस्त्र संघर्ष में लगी हुई थी, उस वक्त उन्होंने भारत में ही शरण ली थी। भारत की तरफ से ही प्रचंड समेत नेपाल के माओवादी नेताओं से शांति समझौते पर बात की गई थी और साल 2006 में नवंबर महीने में नई दिल्ली में माओवादियों की 7 पार्टियों ने तत्कालीन नेपाली सरकार के साथ 12 सूत्री समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के बाद नेपाल में चुनाव हुए। माओवादी पार्टी को जनता से भरपूर समर्थन मिला और प्रचंड ने पहली बार नेपाल की सत्ता की कमान संभाल ली। प्रचंड को मिली पहली सत्ता के पीछे भारत का अहम योगदान रहा। उसके बावजूद अपने पहले कार्यकाल में प्रचंड ने कुछ ऐसी चीजें की जो भारत को रास नहीं आई। जब साल 2008 में प्रचंड पहली बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने वह परंपरा तोड़ दी जिसके तहत नेपाली पीएम अपने पहले विदेशी दौरे पर दिल्ली आते रहे हैं। प्रचंड ने दिल्ली आने के बजाय बीजिंग जाने का विकल्प चुना था। बात यहां तक नहीं रुकी। प्रचंड ने इसके बाद भारत को लेकर कई ऐसे बयान दिए जिससे दोनों देशों की सरकारों के बीच खटास पैदा होने लगा। उसी बीच प्रचंड ने इतना तक कह दिया कि अब तक भारत और नेपाल के बीच जो भी समझौते या संधियां हुई हैं, उन्हें खत्म कर देना चाहिए या बदल देना चाहिए। भारत से जारी गतिरोध के बीच ही प्रचंड को इस्तीफा देना पड़ा और प्रचंड ने अपने हाथों से सत्ता जाने के पीछे भारत को जिम्मेदार ठहराया। भड़के हुए प्रचंड ने उस समय सार्वजनिक तौर पर नेपाल की संप्रभुता का मुद्दा उठाया और कहा कि वे भारत के आगे कभी अपना सिर नहीं झुकाएंगे। तीसरी बार नेपाल का प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रचंड ने भारत के समाचार चैनल एबीपी न्यूज को इंटरव्यू दिया। इस दौरान जब उनसे भारत और चीन से संबंधों को लेकर सवाल किया गया, तब प्रचंड ने जवाब दिया कि भारत, चीन और विदेशी मित्रों के साथ अच्छा संबंध बनाना हमारा उद्देश्य रहेगा।
मैं शुरुआत से ही प्रो नेपाल वाली लाइन पर जाना चाहता हूं। प्रचंड ने कहा कि राजशाही के समय पर किसी को प्रो इंडिया, प्रो चीन तो किसी को प्रो अमेरिका कहकर नेपाल की राजनीति चलाने की गलत परंपरा थी और हम इस परंपरा को जरूर बदलेंगे। हालांकि इसी इंटरव्यू में प्रचंड ने यह भी संकेत दिया कि अब प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा भारत में होगी। प्रचंड के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें सोशल मीडिया पर बधाई भी दी। अब कूटनीति के जानकारों की नज़र इस बात पर है कि काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा जैसे क्षेत्रों पर उनका रुख क्या होगा, जिन पर केपी शर्मा ओली के कार्यकाल के दौरान भारत के साथ विवाद हुआ था। नेपाल के इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन अफेयर्स के पूर्व उप कार्यकारी निदेशक रूपक सबकोटा ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि प्रचंड हाल ही में एक समझदार विदेश नीति के पक्ष में खड़े हुए हैं, जिसका उद्देश्य नेपाल के राष्ट्रीय हितों का निर्माण करना है। साथ ही दोनों पड़ोसी देशों भारत और चीन के साथ रिश्ते भी अच्छे रखने हैं। सबकोटा कहते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी होने के नाते पार्टी का वैचारिक झुकाव हो सकता है जिसका नेतृत्व प्रचंड करते हैं, लेकिन विदेशी संबंधों के मामले में किसी पार्टी या देश के बजाय नेपाल को आगे रखकर काम करना चाहिए। इसके अलावा विदेश नीति के संबंध में पंचशील के सिद्धांत के आधार पर संबंध बनाए रखने चाहिए, जिसे नेपाल वर्तमान में अपना रहा है। सबकोटा का कहना है कि प्रधानमंत्री प्रचंड दोनों देशों के बीच अनसुलझे सीमा विवाद पर बात करने की भी कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लोकमत हिंदी।